हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिज़िक्स का पेपर 2 मई जून 2022 सॉल्व कर रहे हैं। हम पहले सवाल पे चलते हैं फ़ौरन। हमारा पहला सवाल ये है कि फिगर 1.1 शोज अ मॉडल ऑफ अ ह्यूमन आर्म। इन्होंने एक ह्यूमन आर्म को डिपिक्ट किया हुआ है इस पिक्चर के अंदर, फिगर 1.1 के अंदर। द रबर बैंड रिप्रेजेंट्स द मसल दैट मूव्स द पार्ट ऑफ द आर्म एक्स वाई अप। इस आर्म के मैकेनिज्म के ऊपर इन्होंने एक रबर बैंड लगाया हुआ है जो कि इस आर्म को अप एंड डाउन मूवमेंट प्रोवाइड कर रहा है। ओके। मास इज सस्पेंडेड फ्रॉम एक्स वाई। ओके, ये जो पार्ट है एक्स वाई, इसके ऊपर इन्होंने एक मास को सस्पेंड किया है एज शोन इन फिगर 1.2। ओके, दिस फिगर 1.2 देयर इज द मास। मास को सस्पेंड किया गया है और मास की वजह से आर्म नीचे मूव किया है। ओके, आर्म में मूवमेंट आई है और रबर बैंड स्ट्रेच हुआ है। the weight of the section XY is negligible and the model is at rest. Okay, इन्होंने ये बोला है कि जो हमारा आर्म का पार्ट है, पार्ट एक्स वाई, इट हैज नेग्लिजिबल वेट। इसके ऊपर कोई वेट एक्ट नहीं कर रहा है इसका खुद का। देर इज ओनली वन मास जो कि हमने इस पार्ट पे लगाया हुआ है, दैट इज 16 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द रबर बैंड। ओके। ओके, हम फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पार्ट ए वन स्टेट टू वेज इन विच द डायमेंशंस ऑफ द रबर बैंड चेंजेस एज द मास इज एडेड टू सेक्शन एक्स वाई। ओके, दे आर आस्किंग फॉर के इसमें क्या चेंजेस आएंगे रबर बैंड के अंदर जब इन्होंने मास को सस्पेंड किया है ऑन दिस सेक्शन एक्स वाई। ओके, हमें ये पता है रबर बैंड स्ट्रेच हुआ है। ओके, तो डायमें हमें 2 मार्क्स के लिए एटलीस्ट 2 रीजंस या 2 डायमेंशनल चेंजेस, यानी डायमेंशन में क्या चेंजेस आ रही हैं, हमें वो प्रोवाइड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, द रबर बैंड विल बिकम लार्जर और लॉन्गर बिकॉज वो स्ट्रेच हो रहा है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, रबर बैंड विल बिकम लॉन्गर। वेट। ओके, ये फर्स्ट रीजन है, विल बिकम लॉन्गर। सेकंड रीजन इसके में क्या होगा कि वी नो, जब भी कोई रबर बैंड या कोई भी चीज़ स्ट्रेच होती है तो उसके मास में कोई डिफरेंस नहीं आता, उसके वॉल्यूम में कोई डिफरेंस नहीं आता। बट वी नो कि अगर एक रबर बैंड है और इसके पास एक क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। ओके, जब हम इसको स्ट्रेच करेंगे तो इट विल गेट थिनर। और ये आपने पहले भी रियल लाइफ में अपने एक्सपीरियंस किया होगा कि व्हेन यू स्ट्रेच अ रबर बैंड, वो ज़्यादा थिन भी हो जाता है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया छोटा हो जाता है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एरिया। मैं इसको डिफरेंट कलर से हाईलाइट कर देता हूँ, दिस एरिया। तो एज इट इज स्ट्रेच, दिस एरिया रिड्यूसेस। ओके, तो द सेकंड रीजन विल बी द क्रॉस सेक्शनल एरिया विल रिड्यूस। I'll just type it away. Just remove the comma, मैं grammatical mistakes कर रहा हूँ। And the cross sectional area will reduce. Okay, so here are the 2 reasons और हमारा पहला पार्ट इस तरीके से डन हो गया। Okay, I'll just remove this because मैं Zoom से recording कर रहा हूँ। मेरी फर्स्ट रिकॉर्डिंग है ये। Okay, part 2, state the form of energy stored in the stretched rubber band। अब rubber band stretch हुआ है और इसके अंदर stored energy के बारे में हमें बताना है। ओके, तो हमें ये बताना है कि जैसे स्ट्रेच हुआ है हमारा रबर बैंड, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर्ड होगी। तो इट्स इजी कि जब भी कोई चीज़ स्ट्रेच होती है, इट हैज़ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट। ओके, दैट्स द सेकंड पार्ट डन। बी पार्ट बोल रहा है कि स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट हमारे पास क्या होता है? प्रिंसिपल मोमेंट स्टेट्स दैट, लाइक मैं आपको डिपिक्ट करता हूँ, अब एक पिक्चर दिखाता हूँ। दिस इज अ बीम और रॉड जिसके पास एक पिवट है। दिस पॉइंट पे पिवट है हमारे पास। ओके, तो इसमें क्या होता है कि व्हेन वी प्रोवाइड अ फोर्स
that is at some distance away, perpendicular distance away from the pivot, यानी pivot से वो force जितनी दूर होती है, तो it creates a moment. ये इसके अंदर एक रोटेशन जनरेट करेगी. इट विल रोटेट, स्टार्ट रोटेटिंग. ये एक फोर्स इसको रोटेट करेगी. इसको ये पुश डाउन कर रही है. मैं इस फोर्स को अलग कलर से दिखा देता हूँ. तो इट पुशेस इट डाउन और इसके अंदर रोटेशन क्रिएट होती है. इन दिस केस यहाँ पे क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है. ओके. प्रिंसिपल क्या बोलता है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या बोलता है कि द सम ऑफ द फोर्सेस और द रिजल्टेंट मोमेंट. ओके, सम ऑफ द फोर्सेस नहीं, द रिजल्टेंट मोमेंट शुड बी जीरो. कि इसके ऊपर अगर यहाँ पे कोई फोर्स एक्ट कर रही है और इसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट कर रही है दूसरी तरफ भी, और मोमेंट इक्वल हो जाए. लाइक आपकी राइट हैंड साइड वाली फोर्स इसको क्लॉकवाइज रोटेशन देगी, जो लेफ्ट हैंड वाली है वो उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देगी. तो एक मोमेंट होगा, मोमेंट 1 एंड मोमेंट 2. तो ये दोनों अगर इक्वल हो जाते हैं तो सम द रिजल्टेंट मोमेंट इज जीरो. सही है. मोमेंट अगर इक्वल हो जाते हैं तो रिजल्टेंट मोमेंट जीरो हो जाएगा. इसके अंदर कोई रोटेशन क्रिएट नहीं होगी तब. सो द प्रिंसिपल मोमेंट स्टेट्स दैट द सम ऑफ मोमेंट शुड बी जीरो. ओके. द सम ऑफ द मोमेंट्स. ओके. और हम इसको एक और अच्छे अल्फाजों में लिख सकते हैं, द रिजल्टेंट. क्योंकि रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा है, हम इसको रिजल्टेंट बोलेंगे. रिजल्टेंट मोमेंट शुड बी जीरो. अब देखें ये वाला क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए, तो हमें दो रीजन प्रोवाइड कर रही है, दो चीजें बतानी है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट के बारे में. फर्स्ट थिंग इज द रिजल्टेंट मोमेंट शुड बी जीरो. ओके. द सेकंड थिंग इज द ऑब्जेक्ट शुड बी इन इक्विलिब्रियम. यानी ये इसका एक आउटपुट है कि आपका जो बॉडी है, या इन दिस केस जो पिवट और जो इसके ऊपर रॉड है या बीम है, इट शुड बी इन इक्विलिब्रियम. इट शुडंट हैव एनी मोशन. इसके अंदर कोई काइनेटिक एनर्जी कुछ नहीं होना चाहिए. लाइक इट हैज नो काइंड ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन इट. एनर्जी मैं गलत बोल रहा हूँ, बट इट शुडंट हैव मोशन. सो इट इज एन इक्विलिब्रियम कंडीशन. ओके, दीज आर द टू रीजंस हमारे पास. ओके, दिस पार्ट इज ऑल्सो डन. पेज 3. ओके, तो पार्ट 2 के अंदर हमारे पास एक्सप्लेनेशन यही है कि बिकॉज द डिस्टेंस इज लोअर here. The distance is of only 2 centimeter for the rubber band, and the distance for the mass is 18 centimeter. 2 plus 16, 18 centimeter. That's why the rubber band को ज्यादा फोर्स लगानी पड़ रही है. सही है. ओके, तो यही रीजनिंग है. 1 मार्क के लिए हम यही लिखेंगे. बिकॉज बिकॉज से स्टार्ट नहीं करते वैसे नॉर्मली सेंटेंसेस हम आंसर्स. द डिस्टेंस between the pivot and the band is less. That's why a larger force is required by the rubber band. Okay. तो इसका आंसर यही होगा. तो here you go. नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं. नेक्स्ट पार्ट पे हमारे पास क्या है कि द मास सस्पेंडेड फ्रॉम सेक्शन एक्स बाय इन फिगर 1.2 हैज अ वेट ऑफ 40 न्यूटन. 40 सॉरी 4.4 न्यूटन्स. कैलकुलेट द फोर्स दैट द रबर बैंड एक्सर्ट्स ऑन सेक्शन एक्स वाई. हमें फोर्स कैलकुलेट करनी है. उसके लिए हम अपने प्रॉब्लम को इजी बनाने के लिए, क्योंकि हम डिफरेंट पेज में, मैं यहाँ पे एक स्कीमेटिक ड्रॉ कर लेता हूँ. दैट इज द आर्म, हियर इज द पिवट, हियर इज द सेक्शन एक्स वाई. सही है, ये एक्स वाई का सेक्शन बन गया. वी नो कि एट दिस पॉइंट देयर इज अ फोर्स ऑन बाय द रबर बैंड.
Okay, at 2 centimeters, and the force by the mass downwards, see नीचे जो एक्ट कर रही होगी, it is at a distance of 18. Okay, you go 2 plus 16 is 18. Okay, so pivot से जो आपकी मास का जो वेट नीचे एक्ट कर रहा है या फोर्स जो नीचे एक्ट कर रही है वो 18 सेंटीमीटर पे। ओके, विद दिस नॉलेज, और हमें पता है कि ये इक्विलिब्रियम पे हैं तो मोमेंट्स बैलेंस आउट हो रहे हैं, हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हमें बस फोर्सेस को कैलकुलेट करना है। मोमेंट वन इज इक्वल टू मोमेंट टू, और वी कैन से दैट काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट, यानी वेट की वजह से जो क्लॉकवाइज मोमेंट है और रबर बैंड की वजह से जो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है, दोनों इक्वल हो गए। सही है। सो क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। ओके, तो क्लॉकवाइज मोमेंट में हमारे पास क्या है, वी गॉट द फोर्स ऑफ 4 न्यूटन। सही है। हमारे पास मैं फॉर्मूलास लिखते हो चलो। मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, हियर आल्सो फोर्स इनटू डिस्टेंस। ओके, क्लॉकवाइज मोमेंट पे हमारे पास मास एक्ट कर रहा है, तो मास का हमारा पे वेट है 4 न्यूटन का। सही है, इट्स ऑलरेडी कन्वर्टेड इनटू वेट। सही है। अगर आपके पास केजी या मास दिया हुआ हो, सही है, वेट ना दिया हो, तो आपको उसको ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करवा के वेट निकालना पड़ेगा। बट वी ऑलरेडी नो द वेट हियर, उन्होंने वेट दिया हुआ है, तो हम इसको डायरेक्टली डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करवाएंगे। हमारे पास डिस्टेंस है 18 सेंटीमीटर का। डोंट फॉरगेट टू कन्वर्ट इट टू मीटर्स। 18 डिवाइड बाय 100 इज 0.18 मीटर्स। ओके, यहाँ पे फोर्स हमें निकालनी है रबर बैंड की, एंड द डिस्टेंस इज 2 सेंटीमीटर। ओके, तो डिस्टेंस इज 2 सेंटीमीटर, यू गो 2 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 100 इज 0.02 मीटर्स। ओके, द फोर्स calculated to be is 4 multiplied by 0.18, okay, divided by 0.02. Okay, the final answer of the force is, okay, I'll write it here, यहाँ पे कॉलम पे लिख देता हूँ, 36 36 न्यूटन आएगा हमारे पास फोर्स। ओके, तो अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। Okay. Next part है हमारे पास part 4. Explain how your answer to B3 is different if the weight of section XY is not negligible. Okay. वो बोल रहे हैं कि अगर XY का वेट नेग्लिजिबल ना हो, जो ये सेक्शन है हमारे पास, सेक्शन XY, ओके, ये सेक्शन मैं ब्लू से ड्रॉ कर रहा हूँ, आप देखें XY का जो सेक्शन ऊपर गिवन था, अगर इसका वेट नेग्लिजिबल नहीं होता, जीरो नहीं होता, यानी इसका वेट होता कुछ ना कुछ एक्ट कर रहा होता, तो इसका वेट भी नीचे एक्ट करता। नाउ यू नो, यहाँ पे टू मोमेंट्स हैं। एक मोमेंट है मास, और मास जो हमने सस्पेंड किया था उसकी वजह से, और एक इस आर्म का खुद का वेट है, सेक्शन एक्स वाई का खुद का वेट है जो नीचे एक्ट कर रहा है। नाउ यू नो, क्योंकि दोनों फोर्सेस, वेट, सस्पेंडेड वेट और ये वेट ऑफ द आर्म, इसको क्लॉकवाइज नीचे मोमेंट दे रही हैं। सो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को इक्वल करने के लिए आपके रबर बैंड के ऊपर ज्यादा फोर्स एक्सर्ट होगी। सही है, उसको काउंटर करने के लिए द रबर बैंड हैज टू एक्सर्ट मोर फोर्स। सही है। तो एक्सप्लेन हाउ योर आंसर इज बी डिफरेंट, हमें बताना डिफरेंट कैसे है। सो आपके पास जो आंसर आएगा इसका, ये द फोर्स, हमें क्या देना है, डिफरेंस इन वेट इज एक्सप्लेन योर आंसर। ओके, आंसर कैसे, द फोर्स by the rubber band is higher to uh, is higher, और greater भी लिख सकते हैं, is greater, greater is a better word, uh, greater to counteract or to counter the clockwise movement by the weight of the arm.
ओके, here you go. This is the answer to this part. ओके, हम फिर नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. ओके, फिगर 2.1 shows a wind turbine, सर्कुलर एरिया इसका बताया हुआ है, ब्लेड्स बताए हुए हैं, और कुछ नहीं बताया हुआ. सही है. द विंड ब्लोस डायरेक्टली टुवर्ड्स द टर्बाइन विद अ स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड. विंड की वेलोसिटी बताई हुई है कि 12, या स्पीड बताई हुई है 12 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से विंड ब्लो कर रही है. इन 1 सेकेंड 60,000 kg ऑफ एयर पासिस थ्रू, यानी एयर का भी एक वेट होता है, तो 60,000 kg ऑफ एयर पासिस थ्रू द सर्कुलर एरिया स्वेप्ट बाय द ब्लेड्स. ओके, यानी एयर आपकी स्वेप्ट हो रही है थ्रू दीज ब्लेड्स, और जितनी स्वेप्ट हो रही है दैट हैज अ वेट ऑफ 60 kg, उसका वेट टोटल 60 kg है when it is moving at 12 meter per second. Okay, calculate the kinetic energy of the mass of air. एयर का काइनेटिक एनर्जी निकालनी है. सो एवरीथिंग इज गिवन. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है आपके पास 1/2, सॉरी, 1/2 मल्टीप्लाई बाय मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी का स्क्वायर. वेलोसिटी गिवन है 12, 12 को स्क्वायर कर लेंगे. मास गिवन है 60 kg, नो चेंजेस देयर. बस इन तीनों चीज़ों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 43,0,0,0,0. दिस इज द आंसर. डोंट फॉरगेट टू पुट जूल्स देयर, क्योंकि अगर आप यूनिट्स नहीं लगाएंगे आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे. ओके, लेट्स मूव ऑन. A wind turbine releases no carbon dioxide into the atmosphere while generating electricity compared with a coal-fired power station. This is an advantage of using a wind turbine. State one reason why it is important to reduce the amount of carbon dioxide produced. Carbon dioxide के amount हमें क्यों reduce करना ज़रूरी है? The simple answer is to reduce global warming. Carbon dioxide आपके global warming में contribute करती है because it breaks down ozone layer. Okay, and let you more sun rays to pass through and heat up the earth. उससे global warming होती है, तो reduce global warming. Okay, I'll just write it down. Okay, here you go. Next question is, suggest one advantage of using a coal-fired power station compared with a wind turbine. ओके, हमारे पास एडवांटेज क्या है? विंड टर्बाइन को अगर हम देखें तो विंड टर्बाइन ओनली वर्क्स जब हमारे पास विंड ब्लो कर रही होती है. कभी कभार विंड की वेलोसिटीज चेंज होती हैं. समटाइम इट्स वेरी लेस, समटाइम इट हैज़ अ ग्रेटर स्पीड और वेलोसिटी. दैट्स वाई आपके पास विंड टर्बाइन स्टेशन इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहते व्हेन द विंड इज़ वेरिंग, और कभी कभार स्टेशनरी होती है, बिल्कुल चल भी नहीं रही होती. तो हमें 1 मार्क के लिए सिर्फ यही आंसर लिखना है कि द विंड इज नॉट ऑलवेज अवेलेबल और नॉट ब्लोइंग. ओके, एंड विंड टर्बाइंस को आप हर जगह लगा भी नहीं सकते. लाइक इन अ क्राउडेड सिटी पुटिंग अप अ विंड टर्बाइन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज आपको उसको स्टेशन भी करना है कहीं पे. यू नीड अ सॉलिड प्लेटफॉर्म. दैट्स वाई द विंड इज not always available. Okay, available. Okay, these two parts are answered. Now let's move on to the next question. Next question, part C. A coal-fired power plant releases 0.96 kg of carbon dioxide when it generates 1 kilowatt hour of electricity. Okay, इतनी ज़्यादा पावर जनरेट करने के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास निकल रही है कोल फायर्ड पावर स्टेशन से, दैट इज 0.96 kg. डिफाइन किलोवाट आवर. व्हाट इज किलोवाट आवर? ओके, किलोवाट आवर को हमें डिफाइन करना है. दैट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी इन 1 आवर, यानी 1 घंटे के अंदर कितने किलोवाट पावर प्रोड्यूस हो रही है. सही है, तो लेट्स राइट इट डाउन. द अमाउंट ऑफ पावर being produced in
1 आवर। ओके, दैट्स द आंसर। 1 मार्क के लिए इतना आंसर काफ़ी है। ओके, नाउ सी के पार्ट 2 के अंदर हमें पता है कि इन्होंने बोला है कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सेव्ड व्हेन द विंड टर्बाइन हैज अ पावर आउटपुट ऑफ 2000 किलोवाट एंड ऑपरेट फॉर 12 आवर्स। ओके, तो हमें पता है कि फॉर कोल फायर पावर स्टेशन 1 किलोवाट आवर जनरेट करने के लिए इट वॉज रिलीजिंग 0.96 kg ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सही है, इतनी वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा था। हम देख लेते हैं कि यहाँ पे ये 12 आवर्स में कितना किलोवाट आवर प्रोड्यूस कर रही है। टू फाइंड आउट किलोवाट आवर वी जस्ट गोना मल्टीप्लाई, हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना है पावर को टाइम के साथ। सही है, यू नो किलोवाट को मल्टीप्लाई करो किलो आवर से तो किलोवाट आवर बनता है। ओके, तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 12, ओके, मेक्स 24। राइटिंग बहुत बुरी हो रही है। मेक्स 24 किलोवाट आवर। ओके, सो 24,000 किलोवाट आवर हमारे पास आपका विंड टर्बाइन जनरेट कर रहा है। ओके, और 1 किलोवाट आवर जनरेट करने के लिए कोल फायर पावर प्लांट 0.96 kg ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा था। ओके, सो कितनी सेव हो रही है, अगर इसको भी 24,000 किलोवाट आवर जनरेट करने पड़े तो इसको हमें मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा 24,000 से, दैट्स 1। ओके, तो वी कैन जस्ट मल्टीप्लाई 24,000 इंटू 0.96। ओके, तो हमें बच जाएगा हम कितनी कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस होने से रोक रहे हैं। 24,000 मल्टीप्लाई बाय 0.96 kg of carbon dioxide gives us 23,040 kg of carbon dioxide। लाइक हमारे पास ये विंड टर्बाइन जो है इतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होने से रोक रही है। सही है, जस्ट बाय वर्किंग एट फॉर 12 आवर्स। सो दैट्स अ वेरी बिग एडवांटेज। ओके, लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट, अच्छा, नेक्स्ट पार्ट, एक और पार्ट इसके अंदर है। नेक्स्ट पार्ट डी, विंड एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, स्टेट द नेम ऑफ वन अदर फॉर्म ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। हमारे पास सोलर एनर्जी है, हमारे पास टाइडल वेव एनर्जी है, हमारे पास जियोथर्मल एनर्जी है, जो सारे रिन्यूएबल फॉर्म के अंदर आता है। तो लेट्स जस्ट राइट सोलर एनर्जी। ओके, लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द लैटेंट हीट फ्यूजन, डिफाइन लैटेंट हीट फ्यूजन। व्हाट इज लैटेंट हीट फ्यूजन? ओके, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमारे पास होता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू चेंज द स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। ओके, फ्यूजन, नाम से बता देता हूँ, इट्स कॉल्ड फ्यूजन। ओके, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात हो रही है, तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में क्या होता है कि आपके पास सॉलिड स्टेट से, लाइक आई कंसिडर आइस क्यूब से, वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। ओके, अ puddle ऑफ वाटर। तो द एनर्जी रिक्वायर्ड, आपको कितनी एनर्जी उसको देनी पड़ी है टू चेंज इट इनटू वाटर, यानी स्टेट चेंज करवाने के लिए, दैट इज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, इस केस में टेम्परेचर राइज नहीं होता, जितनी भी एनर्जी जा रही होती है वो बस स्टेट चेंज करवा रही होती है। ओके, तो the amount of energy required to change the state from solid to liquid। ओके, दैट्स फॉर 1 मार्क। ओके, लेकिन 2 मार्क्स के लिए हमें एक और चीज बतानी है। दूसरी चीज ये होगी, विदाउट, जो अभी बताया, विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। ओके, कि जब भी स्टेट चेंज हो रही होती है आपका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा होता। सही है, जब टेम्परेचर चेंज होता है तो स्टेट चेंज नहीं होती। तो ये चीज़ आपको बात ध्यान में रखनी है कि आप एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो टेम्परेचर चेंज होगा किसी भी चीज़ का, या तो उसकी स्टेट चेंज होगी। ओके, तो here's the answer for part A, the amount of energy required to change the state from solid to liquid without change in temperature। ओके,
नेक्स्ट मूव करते हैं. अ सैंपल ऑफ मेटल पी at 100 degree centigrade is heated steadily until its temperature reaches 400 degrees Celsius. Okay, सेल्सियस, सेंटीग्रेड होगा सेल्सियस. ओके, यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर राइज हो रहा है. द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मेटल इज 250 डिग्री सेल्सियस. स्केच अ ग्राफ टू शो हाउ द टेम्परेचर ऑफ द मेटल चेंजेस विद टाइम. ओके, इन्होंने नीचे कोई स्पेसिफिक टाइम तो नहीं दिया हुआ, तो वी जस्ट गोना अज्यूम के इस टाइम पे वो अपने मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाता है. सो लेट्स स्टार्ट 100 से, बिकॉज इनिशियली वो 100 डिग्री सेल्सियस पे. आपका ग्राफ 100 से स्ट्रेट लाइन स्टार्ट होगी. ड्रॉ इट विद अ स्केल. ओके, स्ट्रेट लाइन होनी जरूरी है. 100 से स्टार्ट होगी एंड इट विल गो टू 250. ओके, टेम्परेचर राइज हो रहा है अंटिल दिस टाइम. सही है, तो ड्रॉ स्ट्रेट लाइन. ओके, 250. ओके, लेट्स से इस टाइम तक वो मेल्ट हो रहा था. सही है, तो लेट्स मेल्ट इट डाउन. आपका स्टेट चेंज हो रही है, मैंने अभी बताया था जब स्टेट चेंज हो रही होती है तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता, इसलिए ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिए ड्यूरिंग द मेल्टिंग प्रोसेस. ओके, आफ्टर दैट इसका टेम्परेचर दोबारा से राइज होगा 250 से, जब वो पूरा का पूरा मेल्ट हो जाएगा एंड इट विल गो अप टू 400 डिग्री सेल्सियस. ओके, सो हियर यू गो. ग्राफ आपका ऐसा बनेगा. तो ओके, दिस इज द आंसर. दोबारा से बता देता हूँ. इस पार्ट के अंदर टेम्परेचर चेंज हो रहा है टिल 250 पे, फिर वो मेल्ट होता है ड्यूरिंग दिस सेक्शन एंड देन इट स्टार्ट्स टू चेंज इट्स टेम्परेचर और गो इवन हायर टू 400 डिग्री सेल्सियस. ओके, चलो लेट्स मूव ऑन. आई होप सो ये क्लिकिंग नॉइज एंड कीबोर्ड से जो टाइपिंग कर रहा हूँ उससे ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं हो रही होगी. ओके, नेक्स्ट. A sample of a different metal Q has a greater latent heat of fusion than the sample of P. उसकी latent heat of fusion की वैल्यू ज़्यादा है. P and Q are metals with the same melting point. उनका melting point same है and the samples have the same heat capacity. The experiment is repeated with the sample of Q. The sample is supplied with the same amount of energy per second as it's supplied to the sample of P. Explain how the graph of the temperature against time differ. Okay, हमें इसी ग्राफ के अंदर दोनों बना के दिखाने के how does it change. मैं पुराना वाला दोबारा जल्दी से ड्रॉ कर देता हूँ. हम 250 तक गए थे, then there was a straight line. Oh my god, sorry. Okay, तो हम 100 से 250 गए थे, देन देयर वाज अ स्ट्रेट लाइन एंड देन 250 से फिर 400 पे गए थे फॉर पी. ओके, दिस इज फॉर पी जो हमारा इनिशियल मटेरियल था. मैं बोला नेक्स्ट मटेरियल जो डिफरेंट मटेरियल हम यूज कर रहे हैं उसकी लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हैव द सेम हीट कैपेसिटीज. नहीं, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन उसकी ज़्यादा है. सही, हैज़ अ ग्रेटर लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. ओके, दैट मीन्स के उसको एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड है टू मेल्ट. ओके, सेम स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा. ओके, 250 तक उन्होंने बोला है कि मेल्ट्स एट द सेम पॉइंट, दोनों का मेल्टिंग पॉइंट सेम है. ओके, बट दिस टाइम ये जो ब्लू इसकी लाइन है ये ज़्यादा आगे तक जाएगी बिकॉज इट विल टेक मोर टाइम. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ज़्यादा है, इट विल टेक मोर टाइम एंड देन इट वुड स्टार्ट टू रेज इट्स टेम्परेचर टू 400. ओके, द टाइम टेकन वुड बी मोर. ओके, हमें ग्राफ में शायद ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है. लेट्स सी, मैंने बोला जस्ट एक्सप्लेन इट. ओके, हमें सिर्फ एक्सप्लेन करना था. तो explain the latent heat of fusion is greater for metal Q. That's why it will take more time to melt because more energy is required. ओके, ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है तो उसको मेल्ट करने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा. टाइम वुड बी ग्रेटर. एक्सप्लेन हाउ द ग्राफ ऑफ टेम्परेचर अगेंस्ट टाइम फॉर क्यू डिफर्स. ओके, तो इट, यहाँ पे लिख देते हैं
That's why it will, that is why it will take greater time to reach a temperature of 400 degrees Celsius. Okay, so this is the answer for this part. I think मैंने बहुत ज़्यादा लंबा आंसर लिख दिया है, but मेन थ्योरी यही है इसकी. लेट्स गो अहेड. हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में टू पैरेलल रेज ऑफ लाइट हैं, वन रेड है, अनदर वन इज ब्लू, एंटर अ ग्लास प्रिज्म. Figure 4.1 shows both rays of light before they enter the prism. The blue ray is also shown incident on the different side of prism after passing through the prism. Okay. Show both rays of light enter the prism. Okay. हमारे पास दोनों रेस, रेड रे एंड ब्लू रे, ग्लास में एंटर हो रही है, प्रिज्म में एंटर हो रही हैं. रेड लाइट. Okay, the blue ray is also shown incident on the different side. Okay, after passing through the prism. Wait, let's read it again. Show both rays of light before they enter the prism. Okay, इन्होंने show किया है. The blue ray is also shown incident on a different side. Okay, अंदर जो different side of the prism है, इसके अंदर वाली side है, उसे भी उसका उन्होंने दिखा दिया है कि how does it travel, इसने क्या path लिया है. Okay, the incident ray. Okay. The ray of blue light strikes the left side of the prism at an angle equal to its critical angle C. ओके जो लाइट का क्रिटिकल जो इसका क्रिटिकल एंगल है, उसने उस पे जाके लेफ्ट साइड को, यानी ये वाली साइड को हिट किया है एट एन क्रिटिकल एंगल सी. ओके, लेट्स सी पार्ट्स क्या हैं, इसके पार्ट्स क्या बोल रहे हैं. ऑन फिगर 4.1 मार्क एंड लेबल द एंगल ऑफ इंसिडेंट आई and the angle of refraction R for the blue light as it enters the prism. Okay, blue light के लिए हमें बताना है कि जो हमें लेबल करना है the angle of incidence I and the angle of refraction R for the blue light as it enters. During entrance हमें इन दोनों एंगल्स को मार्क करना है. ओके, तो जो इंसिडेंट एंगल होगा दैट्स गोना बी दिस, जिसपे नो नो सॉरी, दैट इज द रिफ्रैक्टिव एंगल. ओके, रिफ्रैक्शन एंगल यानी जिसपे वो लाइट रिफ्रैक्ट हुई है, उसका पाथ चेंज हुआ है, दैट इज आर, दिस वन इनसाइड हेयर. और जो हमारे पास एंगल इंसिडेंट है, यानी जिसपे वो आके प्रिज्म से टकराई है, दैट्स हेयर आई. ओके, द लॉजिक हियर इज के हम जब भी एंगल इसके ड्रॉ करेंगे, दैट शुड बी ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द प्रिज्म. यानी ये जो इन्होंने डॉटेड लाइन बनाई हुई है, परपेंडिकुलर लाइन बनाई हुई है, एंगल हमेशा इसके साथ होगा. ब्लू लाइट यहाँ पे आके हिट करिए एट दिस पॉइंट, एंगल ये नहीं होगा. ओके, दिस इज नॉट गोना बी द एंगल. एंगल इज ऑलवेज गोना बी परपेंडिक, ऑलवेज गोना बी मेजर्ड थ्रू द परपेंडिकुलर. ये जो इन्होंने स्ट्रेट डॉटेड लाइन बनाई है परपेंडिकुलर, इसके साथ एंगल बनेगा. सेम इनसाइड, ऑन द इनसाइड जो आर हमने रिफ्लेक्टिव एंगल बताया है, रिफ्लेक्शन एंगल बताया, दैट्स आल्सो विद द परपेंडिकुलर लाइन जो कि डॉटेड लाइन शो हुई हुई है. ओके, so here you go, that's the first part done. Okay, so according to part 2, we need to draw the line. Okay, क्योंकि ये क्रिटिकल एंगल है, सो क्रिटिकल एंगल स्टेट्स, ये बोलता है क्रिटिकल एंगल के जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, सही है, सही है, दिस वुड बी इंसिडेंट, जो बाहर निकल रहा है, अब वो दोबारा से रिफ्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है, अंदर से बाहर जाते हैं मीडियम, तो दिस इज रिफ्रैक्शन. नाउ दोबारा से रिफ्लेक्ट होगी, लाइट रिफ्रैक्ट होगी. ओके, तो क्रिटिकल एंगल ये बोलता है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90. ओके, जब वो क्रिटिकल एंगल पे पहुंच जाती है, कोई भी लाइट क्रिटिकल एंगल से किसी मीडियम की बाउंड्री से टकराती है, तो आर बिकम्स 90. तो अगर हम इसको 90 पे ड्रॉ कर रहे हैं, तो लाइन चेंजेस लाइक दिस, और हमारे पास जो लाइन ड्रॉ होगी वो 90 पे हो जाएगी. ओके, एंड यू ड्रॉ द लाइन लाइक दिस 90 डिग्री. ओके, अलोंग द लाइन मैंने बिल्कुल स्ट्रेट नहीं बनाई है, बट इट शुड बी लाइक दिस एट एंगल 90. ओके, ओके, पार्ट 3 में हमारे पास क्या है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास फॉर रेड लाइट इज स्मॉलर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ब्लू लाइट. On figure 4.1, draw the path of red light as it travels in the prism and
आफ्टर इट स्ट्राइक्स द लेफ्ट साइड ऑफ द प्रिज्म। ओके, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया हुआ है कि इट इज स्मॉलर। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, तो उन्होंने बोला था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज स्मॉलर। अगर ये स्मॉलर स्मॉलर है तो डेट मीन्स द डिनोमिनेटर शुड बी बिगर, डिनोमिनेटर बड़ा है। एंड अल्टीमेटली जो आपके पास आर है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर रेड लाइट, इट शुड बी ग्रेटर। ओके, इट शुड बी ग्रेटर। मैं यहाँ पे दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ। फॉर ब्लू लाइट ये इंसिडेंट्स था, ये था रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्टिव एंगल। ओके, रेड लाइट के लिए हम ड्रॉ करते हैं। उससे पहले सबसे पहले आपको परपेंडिकुलर लाइन बनानी पड़ेगी, जैसे नीचे ब्लू लाइट के लिए बनी है आप रेड लाइट के लिए बना दें। सही है, यूजिंग अ स्केल। मेरे पास स्केल नहीं है तो आई एम यूजिंग इट लाइक दिस। अब क्या है हमारे पास, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन शुड बी ग्रेटर देन ब्लू लाइट। ओके, क्योंकि इसका इंडेक्स छोटा है। तो लेट्स डू दिस। रेड लाइट अगर रिफ्रैक्ट नहीं होती तो स्ट्रेट ऐसे ट्रेवल करती। एंगल शुड बी ग्रेटर। ओके, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ ब्लू लाइट से बड़ा होगा। ओके, दिस आर शुड बी ग्रेटर देन द आर ऑफ ब्लू लाइट। ओके, ये इंसिडेंस है इसका। ऑन दैट इंसिडेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज बोथ पैरेलल ट्रेवल कर रही हैं और सेम प्लेन पे आ रही हैं, बट आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पे डिफरेंस क्रिएट होगा। ओके, तो इसका रिफ्रैक्शन एंगल छोटा है और रेड लाइट का रिफ्रैक्शन एंगल बड़ा है। ओके, अब मैंने बोला कि अच्छा, लेट मी इरेज इट अ लिटिल। इसको मैं थोड़ा सही से ड्रॉ कर लेता हूँ। शुड एंड अप हियर। ओके, ओके। अब ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द प्रिज्म को हिट करने के बाद ये क्या पाथ होगा इसका। ओके, हम दोबारा से इसके ऊपर एक पर्टिकुलर लाइन बना देंगे। दिस टू मच वर्क विद नीडेड टू बी डन विद द स्केल, तो स्केल नहीं है, लेट्स बेयर विद इट। ये हमारा इंसिडेंट्स होगा, दिस एंगल। ओके, एंड लाइट ऐसे प्रोपेगेट करनी चाहिए, इफ इट डजंट रिफ्रैक्ट स्ट्रेट प्रोपेगेट करेगी। लेट मी ड्रॉ इट अगेन, इट्स रियली हार्ड हियर। Okay, the angle of refraction again should be refraction should be higher. Okay, हम इसको भी कैसे ही बना सकते हैं, क्योंकि ब्लू लाइट का जो एंगल था वो तो क्रिटिकल एंगल था, ब्लू स्ट्रेट ऐसे डाउनवर्ड्स निकल गई थी। सो लेट्स ड्रॉ इट लाइक दिस कि ये डेविएट करेगी हेयर। ओके, वेट सॉरी, कॉर्नर नाउ हेयर। ओके, तो आपको बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो ब्लैक वाली लाइन है और ये जो दोबारा से बाहर एयर में आपकी रे जा रही है, तो दिस लाइन शुड बी पैरेलल। ओके, ये लाइन जैसे जा रही है उसी एंगल पे ये लाइन बाहर निकलेगी, अंदर डेविएट करेगी। अंदर सिर्फ डेविएट करती है जब मीडियम चेंज होता है, लेकिन जब दोबारा अपने एक्चुअल मीडियम में आती है जहाँ से वो ट्रेवल कर रही थी, तो दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। ओके, तो बस इस चीज़ का ख्याल रखना है। एंड दिस क्वेश्चन, दिस पार्ट इज डन। ओके, लेट्स मूव ऑन। Part B, one state what is meant by the critical angle. Okay, critical angle क्या होता है, critical angle बताना है। What is critical angle? Critical angle, it is when the angle of refraction uh, becomes 90 degree, degree का साइन है, becomes 90 degree on a specific ओके, लेट्स रीराइट दैट। क्योंकि क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है, तो लेट्स राइट इट अगेन। द क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस
on which the angle of refraction becomes 90। हाँ, ये much better है। दिस इज आंसर कि जिसपे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाए दिस इंसिडेंस एंगल पे, दैट इज कॉल्ड अ क्रिटिकल एंगल। ओके, क्रिटिकल एंगल इज एक्चुअली द एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके ऊपर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाए। ओके, तो बी पार्ट भी हो गया, क्रिटिकल एंगल बता दिया। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास फॉर ब्लू लाइट इज 1.5। कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल सी फॉर द ब्लू लाइट इन ग्लास, शो योर वर्किंग। ओके, हमें क्रिटिकल एंगल दिया हुआ है और हमें क्या बताना है, द कैलकुलेट द क्रिटिकल, ओके सॉरी, क्रिटिकल एंगल हमें निकालना है। एंड वी नो कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.5 है। ओके, सो लेट्स डू इट। ओके, ये ऊपर खींचो। हाँ, ओके, तो द फॉर्मूला इज एन, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन क्रिटिकल, यानी यहाँ पे जो एंगल आएगा साइन से, दैट इज द क्रिटिकल एंगल। जस्ट नीड टू सॉल्व दिस। वी कैन सेंड साइन अप देयर एंड डाउन देयर, साइन दे शुड मेक, हमारे पास ये हो जाएगा कि द साइन क्रिटिकल एंगल इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एन इज 1.5, हम यहाँ पे डाल देंगे। Going forward, critical angle is equals to sine inverse of 1/1.5। अगर हम इसे कैलकुलेट से कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा, आंसर इज गोइंग टू बी, लेट मी सी, 42 डिग्रीज। ओके, कैलकुलेटर पे सॉल्व करने पे जो सी आ रहा है हमारे पास साइन इनवर्स 1/1.5 का, इट्स कमिंग टू बी 42 डिग्रीज। ओके, क्रिटिकल एंगल इज 42 डिग्रीज। If the incident angle is equal to 42 degrees, तो it becomes a critical angle और जो refractive angle होगा वो 90 हो जाएगा in this case। Okay, let's move on। अगर इस क्वेश्चन के कोई पार्ट्स नहीं हुए तो लेट्स एंड दिस वीडियो हेयर। मैं 2 पार्ट्स कोशिश करूंगा, 2 पार्ट्स में पूरा पेपर सॉल्व हो जाए। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टार्टिंग, आई एम गोना एंड दिस वीडियो हेयर। 4 क्वेश्चंस आर डन। नेक्स्ट वीडियो के अंदर वी गोना स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5 एंड कंप्लीट इट till the end। Okay, thank you for watching this video and good luck for your exams and school।